नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी दिनों से क्लासेस बंद थी, थोड़ा बिजी होने की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी और वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस। तो हमारा टॉपिक जो प्रीएम्बल था पॉलिटी का, तो पॉलिटी चल रही थी और पॉलिटी में हमारे प्रीएम्बल के 2 पार्ट हमने देख लिया था और प्रीएम्बल पूरी हो गई थी। और जो हमारी ये क्लासें हैं वो सीटी और आरएस एसआई वगैरह सब के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जहाँ पर भी पॉलिटी आती है तो उन सब के लिए ये क्लासें इम्पोर्टेंट है। तो हमने प्रस्तावना पूरी कर ली थी और आज हमारा नया टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का हमारा ये पार्ट फर्स्ट है, तो देखते हैं हम मूल अधिकार को। ठीक है। और एक क्लास में जो हमारी प्रीएम्बल थी तो उसके पीवाईक्यू भी डालेंगे और वो भी आप देख लेना। तो आज हमारा जो मूल अधिकार है उसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो अलग अलग पार्ट में हम मूल अधिकारों को पूरा करेंगे। ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान है और संविधान के भाग 3 में, यानी कि संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे मूल अधिकार है। और हम सब जानते हैं 1 से 4 में क्या है, हमारा जो आर्टिकल 1 से 4 है उसमें क्या है, तो उसमें है हमारे भारत के बारे में और उसका क्षेत्र, कौन कौन से उसमें राज्य होंगे, वो कौन से क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, तो ये सब उसमें है 1 से 4 में। फिर 5 से 11 में है हमारी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, और फिर 12 से लेके हमारे 35 तक क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार हो जाते हैं। तो इसे करके हमारे फंडामेंटल राइट है। और तो हम देखते हैं कि अधिकार क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अधिकार की परिभाषा, यानी कि हमारे पास राइट होते हैं, हमारे पास हम कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमारे बहुत सारे प्रकार के काम करते हैं हम, है ना, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो ये क्या है कि व्यक्ति के वे दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यानी कि पहले तो इनको समाज स्वीकृति देता है, यानी कि समाज इनको स्वीकृति देता है और राज्य क्या करता है, उनको मान्यता प्राप्त करता है, यानी कि राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करता है, जब जाके क्या बनते हैं, अधिकार बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1215 में ब्रिटेन में क्या हुआ था कि वहाँ का जो सम्राट था जॉन द्वारा जारी एक पत्र जारी किया था, उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो वहाँ से अधिकारों की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन में 1215 से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी अधिकारों की, और उसे क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है। और आगे क्या है, आगे हम जब हमारा मानवाधिकारों की घोषणा पढ़ते हैं तो वो कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, मानवाधिकार दिवस बनाते हैं। तो हमारे जो महासभा है यूएन की, तो यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी और उसी के आधार पर 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और क्या हुआ था, जब हमारा संविधान बन रहा था तो 1945 से जब हमारा संविधान बन रहा था, हमारी संविधान सभा बनी थी, तो उसके पहले क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ था, 1945 में सप्र समिति बनी थी और उन्होंने क्या किया था, मूल अधिकारों को 2 भागों में बांटा था। एक तो कौन सा, वाद योग्य और एक अवाद योग्य। तो जब 1945 में सप्र समिति बनी थी तो उसने मूल अधिकारों को 2 भागों में बांटा था, एक तो वाद योग्य यानी कि जस्टिसिएबल और एक अवाद योग्य यानी कि नॉन जस्टिसिएबल। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आई हमारी संविधान सभा, तो उसमें बहुत सारी समितियाँ बनाई थी। तो एक समिति थी उसमें एक समिति थी परामर्श समिति। और तो जब हमारे परामर्श समिति बनी थी तो मूल अधिकारों के लिए और अल्पसंख्यक के लिए बनी थी ये। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे जेबी कृपलानी। तो जो मूल अधिकारों के लिए उप समिति थी उसके अध्यक्ष तो कौन थे, जेबी कृपलानी थे, जबकि परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। आगे है प्रमुख विचारकों की कथन और परिभाषा है। तो जो भाग 3 है जिसमें हमारे मूल अधिकार है, तो भाग 3 को क्या बोलते हैं, भाग 3 को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, क्योंकि मैग्ना कार्टा कहाँ जारी हुआ था, ब्रिटेन में जारी हुआ था। और वो मूल अधिकारों जो अधिकार थे, तो अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा
जिस प्रकार से अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा ने काम किया था, वैसे हमारे भारत में जो भाग 3 है संविधान का, तो उसमें क्या है, अधिकार है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। किसको, भाग 3 को। और इसका उद्देश्य क्या है, जो मूल अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। फिर एक हमारे हुए हैं पतंजलि शास्त्री, और पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा था कि जो भाग 3 है, तो भाग 3 का उद्देश्य स्वतंत्रताओं, अधिकारों को संरक्षण देना, ताकि राज्य मनमाने ढंग से अतिक्रमण न करे। यानी कि जो हमारी स्वतंत्रताएं और अधिकार हैं हमारे, उनको संरक्षण देना, उनको प्रोटेक्शन देना, ताकि राज्य क्या नहीं करे, राज्य मनमाने ढंग से अतिक्रमण नहीं करे हमारे अधिकारों पर। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे, तो ये जो हमारे न्यायाधीश हुए थे पतंजलि शास्त्री, उन्होंने कहा था। ठीक है। फिर हमारे एक और स्टेटमेंट थे, वो है हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी भावना है, तो भावनाओं के साथ में किया गया वादा है तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है, कि जो हमारे मूल अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा है और सभ्य विश्व के साथ की गई क्या है, संधि है। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान की स्थिति क्या है। तो जो हमारे मूल अधिकार है, संविधान द्वारा उनको परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। और क्या है, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, तो अधिकार भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे मूल अधिकार है, ठीक है, जो हमारे 12 से 35 तक है, आर्टिकल हमारे 12 से 35 है भाग 3 में। तो एक तो ये मूल अधिकार, और दूसरे अधिकार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विधिक अधिकार बोलते हैं, यानी कि कानूनी अधिकार बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो हम देखते हैं कि जो आधारभूत अधिकार होते हैं, आधारभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, और विधिक अधिकार, तो जो हमारे मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और जो विधिक अधिकार होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, उनमें संशोधन कैसे हो सकता है, तो उनमें संशोधन केवल संसद के द्वारा होता है और आर्टिकल 368 में होता है। जबकि हमारे जो दूसरे अधिकार है, उनमें साधारण बहुमत से भी हम संशोधन कर सकते हैं। और क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, उनकी कमी सामान्य संसदीय विधि द्वारा समाप्त नहीं होते हैं ये, लेकिन जो हमारे सामान्य मूल अधिकार होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार के अलावा जो सामान्य अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, उनको सामान्य कानून बनाकर भी कम किए जा सकते हैं या ये उनको हटाया जा सकता है। तो ये हमारे मूल अधिकार और सामान्य अधिकार में अंतर होता है। और क्या होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, तो हमारे संविधान में 2 आर्टिकल है, एक तो सुप्रीम कोर्ट वाला और एक हाई कोर्ट वाला। तो जब हमारे मूल अधिकार होते हैं, अगर हम उनको लागू करवाना चाहते हैं, अगर वो लागू नहीं होते हैं और उनको लागू करवाना चाहते हैं, तो हमारे जो मूल अधिकार होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हम आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में हम अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे कोई अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हम इन दोनों आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। और ये परिवर्तनीय होते हैं, इन न्यायालय द्वारा क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। और इन पर जो प्रतिबंध होता है, वो केवल जो आपातकालीन स्थिति होती है उनमें ही इस पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि जो हमारे अधिकार होते हैं, उन पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है, केवल आपातकालीन जो स्थितियाँ होती है, उसमें ही इन पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या निलंबित किया जा सकता है। और इनको कोई विशेष संवैधानिक संरक्षण नहीं होता है। ठीक है। कौन किसको, जो हमारे सामान्य अधिकार होते हैं, यानी कि जो विधिक अधिकार होते हैं, उनको क्या नहीं होता है, उनको विधिक संरक्षण नहीं होता है, उनको संवैधानिक संरक्षण नहीं होता है। जबकि मूल अधिकार को क्या होता है, उनको संरक्षण होता है। कौन से में होता है, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में। ठीक है। तो हम देखते हैं मूल अधिकारों का जो संक्षिप्त अवलोकन है वो देखते हैं। हमने देखा कि जो हमारे मूल अधिकार है, उनका कौन से भाग में उल्लेख है, भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और जो हमने मूल अधिकारों को शामिल करने की जो प्रेरणा ली थी, मूल अधिकारों को शामिल करने की संविधान में, वो कहाँ से ली थी हमने, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से ली थी, अमेरिका से ली थी, यानी कि यूएसए से ली थी। तो हमारे वर्तमान में कितने अधिकार है, वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया था। और ये लागू किसके द्वारा होते हैं, तो संविधान के द्वारा स्वतः लागू होते हैं। और इनकी जो प्रकृति है, इनकी नेचर है, वो कैसी है, वो नकारात्मक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये राज्य की जो शक्तियाँ होती है उस पर अंकुश लगाते हैं। ठीक है, तो ये राज्य की जो शक्तियाँ होती है उन पर अंकुश लगाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। और इनका उद्देश्य हमने देख लिया था, इसका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी स्थापना करना, इसका क्या उद्देश्य है, किसका, मूल अधिकारों का। और जो इनको प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है, इनको संरक्षण देता है वो कौन देता है, तो देता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत कौन देता है, हाई कोर्ट देता है, यानी कि उच्च न्यायालय। और हम इनकी विशेषताएं देखते हैं, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो मूल अधिकार है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। और जो फेमस वाद हुए हैं, जो फेमस केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनकी विशेषताएं कैसी है, तो ये न्यायोचित है, यानी कि हम इनको लेकर कहाँ जा सकते हैं, हम न्यायालय में जा सकते हैं, इसलिए क्या ये न्यायोचित है। और जो आर्टिकल 13 है वो क्या बनाता है, इनको न्यायोचित बनाता है, यानी कि जो आर्टिकल हमारा 13 है वो इनको क्या बनाता है, जस्टिसेबल बनाता है। और इनकी क्या हो सकती है, इनकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये क्या है, आधार है इसका। और क्या है, तो जो हमारे मूल अधिकार है वो क्या है, सीमित है, यानी कि ये आतंकित नहीं है, लिमिटेड है ये, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि बहुत सारे प्रकार के नहीं है ये। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में एब्सोल्यूट होते हैं, ये कितने भी अधिकार जोड़ सकते हैं वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, जबकि हमारे क्या है, हमारे सीमित होते हैं ये। ठीक है, और क्या है, तो जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है, हमारे मूल अधिकार राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था आदि के आधार पर क्या होते हैं, युक्तियुक्त प्रतिबंध लग सकता है। और ये प्राकृतिक या फिर अगणित नहीं है, यानी कि नेचुरल नहीं है, ये क्या है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अगणित नहीं है। इनकी गणना है कितने, अभी 6 है, तो ये अगणित नहीं है, अगण्य नहीं है। और भारत में केवल वही अधिकार मान्य है जिनका क्या है, संविधान में वर्णन है। कौन से भाग में, भाग 3 में। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जितने चाहे अधिकार वो बना सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कौन से अधिकार राज्य के विरुद्ध है, कौन से अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध है, और कौन से दोनों के विरुद्ध है। तो जो निजी व्यक्ति होते हैं, अब मान लो कोई व्यक्ति है किसी के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उनके विरुद्ध कौन कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंध लगाता है, तो वो है हमारा आर्टिकल 15, 17, 18, 23 और 24। और कौन से अधिकार है जो नागरिकों को भी मिले हैं, यानी कि जो हमारे भारत के सिटीजन हैं उनको भी प्राप्त है, और जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। तो एक तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28, ये तीनों, ये सारे अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिक हैं उनको भी मिले हुए हैं, और जो विदेशी हैं उनको भी प्राप्त हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो केवल भारतीयों को उपलब्ध है वो कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से अधिकार हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 20 और 30, 29 और 30। तो ये ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि जो विदेशी हैं उनको ये प्राप्त नहीं है। और जब आपातकाल होता है तो आपातकाल में हमारे मूल अधिकारों का क्या, यानी कि निलंबन हो जाता है ये। ठीक है, तो हमारी जो आपातकाल लगता है, तो आपातकाल में क्या होता है, मूल अधिकारों का सस्पेंशन हो जाता है, निलंबन हो जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात कब लगता है, 352 में लगता है। तो उसके समय जब राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, केवल 20 और 21 को ही छोड़कर, और बाकी सारे अधिकार क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं 20-21 को छोड़कर। ये केवल 20-21 नहीं होंगे। ठीक है, तो 20-21 तो किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे निलंबन, बाकी सबका हो सकता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 359 है, तो उसके तहत क्या होता है, उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद जो 32 है वो भी क्या हो जाता है, निलंबित हो सकता है। यानी कि हम 359 के तहत, जब 359 लागू होता है तो हम 32 के तहत कहाँ नहीं जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और क्या होता है, जो सशस्त्र बल है, अनुच्छेद 33 के तहत संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, सैन्य और पुलिस बलों के मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। यानी कि संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर वो
जो सेनेबल होते हैं उनके अधिकारों को क्या कर सकती है, वो सीमित कर सकती है। और जो हमारे अधिकार होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। संसद उनमें कटौती कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। तो हमारे जो अधिकार होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, वो क्या है, अस्थायी है। क्योंकि अनुच्छेद 368 है, तो संसद क्या कर सकती है, उसके अंतर्गत उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें कटौती कर सकती है। लेकिन जो साधारण विधेयक है उससे नहीं हो सकता। ये कैसे होता है, ये स्पेशल विधेयक से होता है, यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उससे ये क्या होता है, संशोधन हो सकता है। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, हम बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं, केशवानंद भारतीवाद। और कब हुआ था ये, 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी कि जो हमारे बेसिक जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है संविधान का, वो इसमें मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था किसमें, केशवानंद भारतीवाद में। और इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मूल अधिकार है वो क्या है, आधारभूत ढांचा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, परंतु इसमें संशोधन कम किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि संशोधन से इन्हें कम किया जा सकता है, परंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसको, मूल अधिकारों को। यानी कि जो अगर मान लो मूल अधिकारों में मूल अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, उन्हें कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसको, मूल अधिकारों को। और हम सब जानते हैं जो मूल अधिकार होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो उनकी प्रकृति नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, नकारात्मक होती है। क्योंकि ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, ठीक है। और जो हमारे अनुच्छेद 14, 15, 16, 20 और 21, इसमें क्या है, ये नकारात्मक प्रकृति की है। ये राज्य पर क्या लगाते हैं, ये प्रतिबंध लगाते हैं। और क्या है, हमारे एक प्रिंसिपल आता है, सिद्धांत, वो क्या है, अधित्याग का सिद्धांत, यानी कि लागू नहीं होने का सिद्धांत। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर, यानी कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो अपने मूल अधिकारों को त्याग करता हूँ, लेकिन ये भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि यूएसए में त्याग कर सकता है। क्योंकि अगर वहाँ कोई ज़्यादा बीमार है, कोई गंभीर रूप से चोटिल है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी यूथेनेसिया प्राप्त कर सकता है, अपनी जो स्वाभाविक मृत्यु होती है उसको प्राप्त कर सकता है। तो स्वाभाविक मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो गोली दवाई के माध्यम से अपनी स्वयं की मृत्यु कर सकता है, अपनी सुसाइड कर सकता है। तो ये अमेरिका में तो प्राप्त है, लेकिन भारत में प्राप्त नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में एक वाद हुआ था, एम नागराजवाद। और कब हुआ था, ये 2007 में हुआ था। तो एम नागराजवाद हुआ था, उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा था कि जो मूल अधिकार है वो राज्य द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया उपहार नहीं है, गिफ्ट नहीं है, ये क्या है, उसका अधिकार है, ये उसका क्या है, राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे मूल अधिकारों की क्लास फर्स्ट थी, जो हमारा जो पार्ट फर्स्ट था, उसका सामान्य परिचय देखा, ठीक है। और अगली क्लास में हम इसका अच्छे से शुरुआत करेंगे मूल अधिकारों की। तो आज हमने बेसिक देखा इसका, ठीक है, कौन से हमारे मूल अधिकार कितने, कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में और क्या होता है, ये हमने देखा। अगली क्लास में हम एक एक मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।